वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीजीएस एकेडमी मझौल। तो ये ज्योग्राफी का तीसरा क्लास है। इस क्लास से पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं कि विषुवत रेखा क्या होता है और अक्षांश रेखा क्या होता है, देशांतर रेखा क्या होता है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। यदि इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो इससे पिछले क्लास की वीडियो आप लोग जरूर देखिए। और इस क्लास में हम लोग आज पढ़ेंगे कई सारे रेखा होता है, जैसे कर्क रेखा होता है, विषुवत रेखा होता है, मकर रेखा होता है, आर्कटिक रेखा होता है, अंटार्कटिक रेखा होता है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर पृथ्वी को कितने गोलार्ध में बांटा गया है इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो देखते हैं, पृथ्वी की बात कीजिएगा तो पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटा गया है और बांटने वाला जो रेखा होता है, पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटा गया है। बांटने वाला रेखा की बात कीजिएगा तो उसको कहा जाता है विषुवत रेखा। यानी विषुवत रेखा की बात कीजिएगा तो विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भाग में क्या करता है, विभाजित करता है। विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भाग में क्या करता है, विभाजित करता है। यानी इससे विषुवत रेखा से ऊपर जाइएगा उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और विषुवत रेखा से नीचे आइएगा यानी दक्षिण आइएगा तो आपको मिलेगा दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। यानी पृथ्वी की बात कीजिएगा तो पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांटने का काम करता है आपको विषुवत रेखा, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा की बात कीजिएगा तो ये पृथ्वी को यानी भूमि को दो बराबर भाग में बांटने का काम करता है, इसीलिए इसका एक और नाम है भूमध्य रेखा। यानी भू मतलब पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांटता है, इसीलिए इसको कहा जाता है भूमध्य, भूमध्य रेखा। इसी रेखा का एक अन्य नाम है विषुवत रेखा, इसी रेखा का एक अन्य नाम है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। फिर इसी रेखा का एक और नाम है जिसे कहा जाता है इक्वेटर, इक्वेटर, इक्वेटर। तो विषुवत रेखा या इक्वेटर या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये क्या करता है, पृथ्वी को दो बराबर भाग में क्या करता है, बांटने का काम करता है। विषुवत रेखा से उत्तर जाइएगा तो आपको मिलेगा उत्तरी गोलार्ध, और विषुवत रेखा से नीचे दक्षिण आइएगा तो आपको क्या मिलेगा, दक्षिणी गोलार्ध। तो पूरे पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटा गया है। पूरे पृथ्वी को कितने गोलार्ध में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटा गया है। अब थोड़ा सा देख लीजिएगा, अब कई सारा रेखा होता है पृथ्वी पर, उसमें बात कीजिएगा सबसे बीच वाला जो रेखा होता है इसको कहा जाता है विषुवत रेखा। सबसे बीच वाला जो रेखा होता है ये जो पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांटने का काम करता है उसको कहा जाता है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। अब इससे ऊपर जाइएगा तो आपको मिलेगा 1 2 3 4 इसी तरह से बढ़ते जाएगा तो ऊपर जाइएगा 90 मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, 90 डिग्री उत्तर मिलेगा। तो 90 डिग्री उत्तर और नीचे भी क्या मिलेगा, 90 डिग्री दक्षिण मिलेगा। अब इससे ऊपर जाइएगा तो एक और रेखा आपको मिलेगा 23.5 डिग्री। कौन सा रेखा मिलेगा, 23.5 डिग्री। अब पहले ही बता चुके हैं कि विषुवत रेखा से ऊपर होगा आपका उत्तरी गोलार्ध, और इससे ऊपर वाला जो अक्षांश रेखा जो है पिछली कक्षा का में हम जो है बताए हैं कि अक्षांश रेखा क्या होता है। यदि अभी भी बोल रहे हैं, यदि वीडियो पिछली कक्षा का आप नहीं देखे हैं तो पिछली क्लास का जरूर वीडियो देखिए, ये तब समझ में और अच्छा से आएगा। तो होता क्या है कि विषुवत रेखा से ऊपर जाइएगा तो उत्तरी गोलार्ध और उत्तरी अक्षांश बोला जाता है। तो ऊपर क्या होगा, उत्तरी अक्षांश, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाएगा कर्क रेखा। क्या कहा जाएगा, कर्क रेखा कहा जाएगा। अब उतना ही नीचे आइएगा तो उतना ही जब नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा 23.5 डिग्री दक्षिण, यानी कितना मिलेगा, 23.5 डिग्री दक्षिण मिलेगा, दक्षिण मिलेगा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहा जाता है मकर रेखा। क्या कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है। फिर ऊपर जाइएगा तो आपको एक और रेखा मिलेगा 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। और 66.5 डिग्री उत्तर होगा कि दक्षिण होगा, तो 66.5 डिग्री क्या होगा, उत्तर। यानी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाएगा। और इस रेखा का एक नाम है आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा। यानी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाता है आर्कटिक रेखा। और उतना ही नीचे आ जाइएगा तो एक और रेखा मिलेगा आपको 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिणी
अक्षांश रेखा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहा जाता है अंटार्कटिक रेखा। क्या कहा जाता है? अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। फिर ऊपर जाइएगा तो आपको मिलेगा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है उत्तरी ध्रुव। क्या कहा जाता है? उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। फिर नीचे आइएगा तो मिलेगा आपको 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसी को कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव, इसी को कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। यानी कुल मिलाकर बात कीजिएगा तो पृथ्वी पर यह सब काल्पनिक रेखा खींचा गया है, काल्पनिक रेखा है। अब होता क्या है कि सूर्य का किरण, यहां थोड़ा सा समझिएगा कि विविधता सबसे ज्यादा किधर होगा, किस रेखा पर होगा, गर्मी सबसे ज्यादा किस रेखा पर होगा। तो मान लीजिए सूर्य की बात कीजिएगा तो सूर्य का किरण क्या हो जाता है? विषुवत रेखा पर क्या हो जाता है? सीधा पड़ता है। सूर्य का किरण कहां पड़ता है? सीधा विषुवत रेखा पर सीधा पड़ता है। यानी यहां पर क्या पड़ेगा? सूर्य का किरण सीधा पड़ेगा। जब विषुवत रेखा पर सूर्य का किरण सीधा पड़ेगा तो स्वाभाविक सा बात है कि इस क्षेत्र में क्या होगा? गर्मी क्या होगा? गर्मी अत्यधिक होगा। गर्मी क्या होगा? अत्यधिक होगा, यानी काफी गर्मी होगा। किस क्षेत्र में? विषुवत रेखीय क्षेत्र में काफी गर्मी होगा। जब इस क्षेत्र में काफी गर्मी होगा तब क्या हो सकता है? इस क्षेत्र में काफी गर्मी होगा तो इस क्षेत्र में क्या पाया जाता है? इस क्षेत्र में जल भी पाया जाता होगा। तो यहाँ का जो जल होगा वो गर्म होकर क्या होगा? गर्म होकर जल क्या हो जाएगा? वाष्प के रूप में ऊपर उठेगा। जब जल वाष्प के रूप में ऊपर उठेगा पुनः संघनन की क्रिया होगा, और संघनन की क्रिया के पश्चात वही वाष्प ठंडा जल के रूप में, यानी जल के बूंद के रूप में बादल बन जाएगा, और बादल के पश्चात क्या हो जाएगा? वर्षा के रूप में पृथ्वी पर पुनः क्या होगा? गिराएगा। तो कुल मिलाकर बात यहां आया कि जो है गर्म होकर जल ऊपर जाएगा और यहां पर वर्षा करवाएगा। तो सर्वाधिक वर्षा की बात कीजिएगा कहां होगा? तो विषुवतीय क्षेत्र में क्या हो जाता है? सर्वाधिक वर्षा होगा। यानी वर्षा की बात कीजिएगा तो वर्षा क्या होगा? सर्वाधिक होगा। वर्षा क्या हो जाएगा? सर्वाधिक होगा। यानी इस प्रदेश में अत्यधिक क्या होती है? बारिश होती है। जब इस प्रदेश में अत्यधिक बारिश होगी तो बारिश के बाद बात कीजिएगा तो पानी होगा। तो जंगल की बात कीजिएगा, जंगल, पेड़ पौधा की बात कीजिएगा तो पेड़ पौधा भी क्या होगा? उसका भी काफी विकास होगा। और इस क्षेत्र में क्या हो जाता है? काफी पेड़ पौधा का यानी जो है विकास होता है, और इस क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं, काफी घने वन पाए जाते हैं। इतने घने वन पाए जाते हैं कि ऊपर से सूर्य का प्रकाश भी नीचे पृथ्वी तक कभी कभी नहीं पहुंच पाता है। यानी कुल मिलाकर बात कीजिएगा तो वन भी क्या होगा? वन क्या होगा? सघन होगा। सघन मतलब क्या हो जाता है? घना। काफी क्या हो जाएगा? वन काफी घना होगा। यानी विषुवतीय क्षेत्र में, विषुवतीय क्षेत्र की बात कीजिएगा तो विषुवतीय क्षेत्र में वन भी क्या होगा? घना होगा। वर्षा भी होगा। वर्षा होगा, वन होगा। अब वर्षा भी होगा, वन भी होगा। उसके बाद बात कीजिएगा तो गर्मी भी होगा। उसके बाद बात कीजिएगा तो जल भी होगा, जल भी होगा। अब यहाँ के वन की बात कीजिएगा तो वन काफी क्या होता है? मजबूत होता है, और वन होगा लंबा। यानी वन की बात कीजिएगा तो काफी क्या होगा? वन काफी क्या होगा? लंबा होगा। वन काफी क्या होगा? लंबा होगा। तो एक बात देखिएगा, वर्षा भी होगा, वन भी होगा। अब वर्षा हो गया, पानी हो गया, वन हो गया, गर्मी हो गया, फिर जल हो गया, फिर वन क्या होगा? काफी लंबा होगा और काफी मजबूत होगा। अब इस क्षेत्र की बात कीजिएगा तो इस क्षेत्र में जीव जंतु के लिए अनुकूल वातावरण होगा कि नहीं होगा? जीव जंतु के लिए क्या है? अनुकूल वातावरण है। और इस क्षेत्र में जीव जंतु की बात कीजिएगा तो संख्या काफी ज्यादा होता है, और विभिन्न प्रकार की बात कीजिएगा विविध प्रकार की क्या होता है? जीव जंतु होता है। इसीलिए इस क्षेत्र में क्या होता है? जैव विविधता काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी इस क्षेत्र में क्या हो जाता है? जैव विविधता क्या होता है? जैव विविधता, इस क्षेत्र में जैव विविधता क्या होता है? अधिक होता है। जैव विविधता क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। जैव विविधता क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। जब जैव विविधता काफी अधिक हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? बताइएगा। यहाँ जैव विविधता अधिक है, जीव जंतु काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा। और जब इससे ऊपर जाते जाएंगे, यानी कुल मिलाकर बात कीजिएगा तो इससे ऊपर जाएंगे तो सूर्य का प्रकाश क्या पड़ेगा? सीधा पड़ेगा। सूर्य का प्रकाश क्या पड़ेगा? तिरछा पड़ेगा। और ज्यों-ज्यों ऊपर जाते जाएंगे इसमें क्या हो जाएगा? गर्मी कम होते जाएगा, वर्षा कम होते जाएगा, वन भी कम मिलने लगेगा, जीव जंतु भी क्या मिलने लगेगा? काफी कम मात्रा में मिलेगा। और ऊपर जाते जाते काफी वीरान जगह मिलेगा, खाली खाली सा जगह मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठंडी, यानी जो है बर्फ ही बर्फ मिलेगा। और इसीलिए क्या हो जाता है? विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जैव विविधता क्या होता है? कम होता है। यानी जैव विविधता क्या हो रहा है? काफी कम होगा। जैव विविधता कम होगा, यहाँ कम होगा, उसके बाद उससे भी कम यहाँ होगा।
उससे भी कम क्या होगा, यहाँ होगा। यानी कुल मिलाकर बात कीजिएगा तो ध्रुव पर जैव विविधता क्या होता है, निम्न होता है। यानी जैव विविधता की बात कीजिएगा तो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जैव विविधता क्या होता है, कम होता है। जैव विविधता क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो क्या हो जाएगा, जैव विविधता बढ़ेगा। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो जैव विविधता क्या होगा, बढ़ेगा। अब विषुवत रेखा की बात कीजिएगा तो विषुवत रेखा के बारे में कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि विषुवत रेखा जो है ये तो पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांट दिया, यहाँ क्या क्या होता है, जैव विविधता भी बता दिए हैं। अब विषुवत रेखा से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि विषुवत रेखा किन किन देश से होकर जाता है, विषुवत रेखा कौन से महादेश से होकर जाता है, विषुवत रेखा को कौन सा नदी 2 बार काटती है, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्ल्ड मैप में विषुवत रेखा को विषुवत रेखा कौन कौन से महादेश से होकर जाता है, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। अब बात कीजिएगा, ये जो है वर्ल्ड मैप है, ये क्या है, वर्ल्ड मैप है। इसमें बात कीजिएगा तो पृथ्वी के बीचों बीच से होकर एक रेखा जा रहा है जिसे कहा जाता है विषुवत रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा कहा जाता है। ये दक्षिणी अमेरिका है, उसके बाद अफ्रीका है और अफ्रीका के पश्चात एशिया से होकर जाता है। यानी कुल मिलाकर बात कीजिएगा इस रेखा की तो यह रेखा जो है कुल मिलाकर 3 महादेश से होकर क्या हो रहा है, जा रहा है। उसमें पहला की बात कीजिएगा तो हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका, दूसरा की बात कीजिएगा तो हो जाएगा अफ्रीका और तीसरा हो जाएगा एशिया। ठीक है। अब ये रेखा की बात कीजिएगा तो इससे ऊपर वाला कौन होगा, कौन गोलार्ध होगा, इससे ऊपर वाला होगा उत्तरी गोलार्ध और इससे नीचे वाला क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। अब ये विषुवत रेखा की बात कीजिएगा कौन कौन से देश से होकर जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये विषुवत रेखा की बात कीजिएगा तो यहां देखिएगा, यहां इक्वाडोर से होकर जाता है। तत्पश्चात बात कीजिएगा इक्वाडोर के पश्चात ये जो है कोलंबिया से होकर जा रहा है, इक्वाडोर कोलंबिया, उसके बाद इक्वाडोर कोलंबिया ब्राजील, इक्वाडोर कोलंबिया और ब्राजील से होकर यह रेखा क्या हो रहा है, जा रहा है। यानी दक्षिणी अमेरिका महादेश के इक्वाडोर कोलंबिया और ब्राजील से होकर जा रहा है। और अफ्रीका के गेबोन, अफ्रीका का एक देश है गेबोन, उसके पश्चात कांगो, गेबोन कांगो, उसके पश्चात कांगो गणराज्य, उसके पश्चात कांगो गणराज्य, उसके बाद जो है युगांडा, उसके पश्चात क्या हो जाएगा, युगांडा हो जाएगा, उसके पश्चात केनिया हो जाएगा और केनिया के पश्चात सोमालिया। यानी अफ्रीका महादेश के गेबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया और सोमालिया से होकर कौन सा रेखा जा रहा है, विषुवत रेखा जा रहा है। तत्पश्चात बात कीजिएगा एशिया महादेश के इंडोनेशिया, एशिया महादेश के इंडोनेशिया से होते हुए यह रेखा जो है नौरू जो है एक देश है उससे होकर यह रेखा जाता है। यानी विषुवत रेखा की बात कीजिएगा तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गेबोन, कांगो गणराज्य, उसके बाद युगांडा, केनिया, सोमालिया, इंडोनेशिया और नौरू से होकर जाता है। यानी ये विषुवत रेखा पर स्थित देश हैं, ये विषुवत रेखा पर स्थित देश हैं। कुल कितने महादेश हैं तो 1, 2 और 3, यानी कुल मिलाकर दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। उसके पश्चात बात कीजिएगा तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस विषुवत रेखा को कौन सा नदी 2 बार काटता है, इस विषुवत रेखा को कौन सा नदी 2 बार काटता है। तो इस विषुवत रेखा को जो है कांगो या जायरे, अफ्रीका महादेश में ही एक नदी है कांगो या जायरे, कांगो या जायरे, ये नदी की बात कीजिएगा तो ये नदी जो है विषुवत रेखा को कितने बार काटता है, विषुवत रेखा को 2 बार काटता है, कांगो या जायरे नदी। तो उम्मीद करते हैं विषुवत रेखा आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, विषुवत रेखा की बात कीजिएगा तो विषुवत रेखा के पश्चात जो है कौन सा रेखा होगा, विषुवत रेखा के पश्चात की बात कीजिएगा तो आप देखिएगा विषुवत रेखा हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कर्क रेखा को, अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कर्क रेखा को। और कर्क रेखा को देखिएगा, अब कर्क रेखा की बात कीजिएगा तो कर्क रेखा के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। कर्क रेखा किसको कहा जाता है, तो कर्क रेखा कहा जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, कर्क रेखा। और इससे एक काफी हाईलाइटेड जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर जाता है, कर्क रेखा भारत के
कितने राज्य से होकर जाता है, और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर भी जाता है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर भी जाता है। थोड़ा इसको देख लेते हैं, वर्ल्ड मैप में ही देख लीजिएगा कर्क रेखा को, थोड़ा सा कर्क रेखा को देख लेते हैं। ये जो होता है कर्क रेखा होता है, ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है कर्क रेखा। अब कर्क रेखा की बात कीजिएगा तो कर्क रेखा पर भी कई सारा देश स्थित है, और जिसमें यहां दिख रहा होगा आप लोग को, यह है भारत। कर्क रेखा पर स्थित देश में बात कीजिएगा तो एक भारत भी आता है, और यह कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर जाता है। यह कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर जाता है, और भारत के कुल 8 राज्य से होकर जाता है। भारत के कुल कितने राज्य से होकर जाता है? 8 राज्य से होकर जाता है। अब इसमें बात कीजिएगा तो 8 राज्य कौन है, उसका थोड़ा सा एक ट्रिक है। ऐसे बात कीजिएगा तो 8 राज्य थोड़ा सा देख लीजिए कौन कौन है, उसके बाद हम ट्रिक बताएंगे, और ट्रिक पर 8 राज्य याद हो जाएगा आप लोग को। देखिएगा थोड़ा, कर्क रेखा पर स्थित देश। अब ये हो जाता है पहला कर्क रेखा पर स्थित राज्य। इसमें पहला की बात कीजिएगा तो पहला हो जाता है गुजरात। गुजरात की बात कीजिएगा तो गुजरात कर्क रेखा पर स्थित एक राज्य है। उसके पश्चात हो जाता है राजस्थान। राजस्थान के पश्चात हो जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पश्चात छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के पश्चात झारखंड। उसके बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के पश्चात त्रिपुरा, और त्रिपुरा के पश्चात मिजोरम। ये 8 राज्य हैं। ये 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित राज्य है। अब इसको याद कैसे रखा जाए, तो इसके लिए एक ट्रिक भी था कि मित्र पर गमछा झाड़। ये ट्रिक को याद नहीं रखना है, क्योंकि मित्र पर गमछा झाड़ यदि याद रखिएगा, जैसे मित्र पर, अब मित्र से मिजोरम हो गया, इधर त्रिपुरा हो गया, उसके बाद प से पश्चिम बंगाल हो गया, र से यहाँ डायरेक्ट आ जाता है राजस्थान। तो कुल मिलाकर सीक्वेंस में नहीं होता है। तो सीक्वेंस में याद रखने के लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। थोड़ा देखिएगा ट्रिक क्या है। ट्रिक की बात कीजिएगा तो ट्रिक है गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। ट्रिक है गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, यह है ट्रिक। अब गौ से क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुजरात। गौ से क्या हो जाएगा, गुजरात। रौ से हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान हो जाएगा। फिर मो से बात कीजिएगा तो मो से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद बात कीजिएगा छ से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़। छ से छत्तीसगढ़ हो जाएगा। झ से क्या हो जाएगा, झ से हो जाएगा झारखंड, झारखंड। झ से क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। पी से क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। पी से क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। तृप्ति से आप लोग याद रखिएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा। और मिलेगी से याद रखिएगा मिजोरम। मिलेगी से क्या याद रखिएगा, मिजोरम। मिलेगी से क्या याद रखिएगा, मिजोरम। यानी कुल मिलाकर बात कीजिएगा तो ये 8 राज्य ऐसे हैं भारत के जिनसे होकर क्या जा रहा है, कर्क रेखा, यानी जो है जिनसे होकर क्या जा रहा है, कर्क रेखा जा रहा है। अब उसमें पहला राज्य की बात कीजिएगा तो गुजरात हो जाता है, दूसरा राजस्थान हो जाएगा, तीसरा की बात कीजिएगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, चौथा की पश्चात बात कीजिएगा तो तीसरा के पश्चात हो जाएगा छत्तीसगढ़, चौथा हो जाएगा छत्तीसगढ़। पांचवा की बात कीजिएगा तो झारखंड हो जाएगा, छठा की बात कीजिएगा तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। अब क्वेश्चन कैसे भी पूछे, क्वेश्चन पूछ दे पश्चिम, बताइए पूरब से पश्चिम की ओर जो है कर्क रेखा पर स्थित राज्य, फिर पश्चिम से पूरब की ओर कर्क रेखा पर स्थित राज्य, या क्वेश्चन पूछ दे कि छत्तीसगढ़ के बाद किस राज्य से, यानी किस राज्य में कर्क रेखा जाएगा, पश्चिम बंगाल के पश्चात किस राज्य में जाएगा, या मिजोरम के पश्चात बात कीजिएगा तो मिजोरम के बाद जो है किस राज्य में जाएगा। तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से क्वेश्चन बनेगा। तो इस ट्रिक को याद रखिएगा, कर्क रेखा से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग को बन जाएगा। अब क्या हो जाता है कर्क रेखा। अब कर्क रेखा की बात कीजिएगा तो कर्क रेखा को भी एक भारत का नदी है जो 2 बार काटता है। कर्क रेखा को भी एक भारत का नदी है जो 2 बार काटता है, और वो नदी की बात कीजिएगा तो माही नदी है। कौन सा नदी है, माही नदी। माही नदी की बात कीजिएगा तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटता है, माही नदी।
माही नदी की बात कीजिएगा तो माही नदी जो है कर्क रेखा को कितने बार काटता है? ये जो है माही नदी मध्य प्रदेश के मेहद झील से निकलता है और मध्य प्रदेश राज्य में बहते हुए, महाराष्ट्र में बहते हुए, गुजरात में बहते हुए यह नदी की बात कीजिएगा तो कर्क रेखा को कितने बार? 2 बार काटता है। एक बार यहाँ काटता है और एक बार यहाँ काटता है। यानी कर्क रेखा को माही नदी कितने बार काटता है? 2 बार काटता है। और यह कर्क रेखा पर स्थित राज्य और ट्रिक के माध्यम से इसको क्या कर सकते हैं आप लोग? याद रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं, ठीक है। तो अभी तुरंत आप लोग को बताए हैं कि विषुवत रेखा से ज्यों-ज्यों आप लोग ऊपर जाइएगा ध्रुव की ओर तो क्या पड़ेगा? ठंडी पड़ेगा। तो क्या नीचे आएंगे तो क्या होगा? नीचे आएंगे कहां से? यदि विषुवत रेखा से फिर नीचे आएंगे तो नीचे क्या होगा? यहाँ सूरज का किरण पड़ेगा, फिर यहाँ कम पड़ेगा, यहाँ भी बात कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर इस क्षेत्र में भी वही हाल होगा जो ऊपर में हुआ है। यानी नीचे भी आइएगा तो ऊपर से गर्मी क्या होगा? धीरे धीरे कम होते जाएगा और फिर नीचे से जाएंगे। यानी विविधता क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम हो रहा है। यानी विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रहे हैं तो विविधता क्या हो रहा है? कम हो रहा है। फिर ध्रुव से बात कीजिएगा तो विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो ठंडी से थोड़ा 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 क्या होगा? गर्मी बढ़ते जाएगा, गर्मी बढ़ते जाएगा और यहाँ अत्यधिक गर्मी होगा तो विविधता क्या हो जाएगा? काफी बढ़ जाएगा। तो दोनों गोलार्ध में सेम कंडीशन होता है। नीचे यानी विषुवत रेखा से नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? जैव विविधता कमेगा। और विषुवत रेखा की बात कीजिएगा तो ध्रुव से ऊपर जाइएगा तो क्या हो जाएगा? जैव विविधता बढ़ेगा। यानी कर्क रेखा, उसके बाद हम लोग कर्क रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं। अब कर्क रेखा पर स्थित जो है देश पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो कर्क रेखा पर स्थित है और कर्क रेखा कितने महादेश से होकर जाता है? तो कर्क रेखा आप लोग को दिख रहा होगा। कर्क रेखा की बात कीजिएगा तो एक उत्तरी अमेरिका महादेश, उसके पश्चात बात कीजिएगा तो अफ्रीका महादेश, उसके पश्चात बात कीजिएगा तो एशिया महादेश से होकर कौन सा रेखा जा रहा है? कर्क रेखा जा रहा है। अब कर्क रेखा जा रहा है तो कौन कौन से देश से होकर जा रहा है थोड़ा उसको देख लेते हैं। इसमें आ जाता है एक उत्तरी अमेरिका का देश मैक्सिको, मैक्सिको हो जाता है। मैक्सिको की बात कीजिएगा तो मैक्सिको हो जाता है। मैक्सिको के बाद जो है पश्चिमी सहारा हो जाता है, पश्चिमी सहारा हो जाता है। मैक्सिको के पश्चात पश्चिमी सहारा हो जाता है। उसके बाद मारिटानिया हो जाता है। उसके बाद माली हो जाता है, अल्जीरिया हो जाता है। अल्जीरिया के पश्चात बात कीजिएगा तो नाइजर हो जाता है और नाइजर के पश्चात बात कीजिएगा तो लीबिया हो जाता है और लीबिया के बाद पश्चात चाड हो जाता है। फिर मिस्र हो जाता है और मिस्र के बाद हो जाता है सऊदी अरब। मिस्र के बाद क्या हो जाता है? सऊदी अरब हो जाता है और सऊदी अरब के पश्चात की बात कीजिएगा तो यूएई हो जाता है। उसके पश्चात ओमान हो जाता है और उसके पश्चात अपना देश भारत हो जाता है। और भारत के पश्चात की बात कीजिएगा तो ये बीच में जो है बांग्लादेश, भारत के पश्चात बांग्लादेश हो जाएगा और बांग्लादेश के पश्चात म्यांमार हो जाएगा और म्यांमार के पश्चात की बात कीजिएगा तो ताइवान हो जाएगा। यानी इन देश से होकर कौन सा रेखा जा रहा है? कर्क रेखा हो जा रहा, कर्क रेखा जा रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। मैक्सिको, मैक्सिको, पश्चिमी सहारा, मारिटानिया, माली, अल्जीरिया, अल्जीरिया के पश्चात जो है, अल्जीरिया के पश्चात बात कीजिएगा तो नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, उसके बाद म्यांमार और ताइवान। यानी इन सभी देश से होकर कौन सा रेखा जा रहा है? कर्क रेखा जा रहा है। अब कर्क रेखा इसमें दिख रहा होगा कि भारत के बीचों बीच से होकर जा रहा है। अब कौन कौन से राज्य से होकर जा रहा अभी तुरंत आप लोग को बता दिए हैं। तो कर्क रेखा से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उम्मीद करते हैं आप लोग जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं मकर रेखा की ओर, आगे बढ़ते हैं मकर रेखा की ओर। मकर रेखा क्या होता है थोड़ा उसको समझ लेते हैं। मकर रेखा क्या हो जाता है थोड़ा उसको समझ लेते हैं। अब मकर रेखा जितना ऊपर गए उतना ही नीचे आ जाएगा। यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गए तो नीचे आ जाएगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को ही कहा जाता है मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को ही क्या कहा जाता है? मकर रेखा। अब मकर रेखा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मकर रेखा जो है, मकर रेखा से, मकर रेखा जो है मकर रेखा जो है कितने महादेश से होकर जाता है? फिर मकर रेखा के बारे में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मकर रेखा कितने देश से होकर जाता है? फिर दूसरा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मकर रेखा को कौन सा नदी, मकर रेखा को कौन सा नदी 2 बार काटता है और कौन सा नदी 3 बार काटता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया भी है। थोड़ा उसको भी हम लोग देख लेते हैं मकर रेखा को।
अब इसी मैप के माध्यम से मकर रेखा को देख लेते हैं। ऊपर यानी जो है कर्क रेखा था और नीचे की बात कीजिएगा तो नीचे हो जाएगा आपका मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाएगा? मकर रेखा कहा जाएगा। और मकर रेखा की बात कीजिएगा तो देख लीजिएगा, अब मकर रेखा की बात कीजिएगा तो मकर रेखा क्या हो जाता है? मकर रेखा की बात कीजिएगा तो देखिएगा कौन कौन से देश से होकर जाता है। हाँ, यहाँ एक बात याद रखिएगा कि आप लोग को बता चुके हैं कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। लेकिन बड़ा नहीं पूछ के यदि पूछ दे कि विश्व का सबसे लंबा देश कौन सा है, तो विश्व का सबसे लंबा देश की बात कीजिएगा तो चिली है। विश्व का सबसे लंबा देश कौन सा है? चिली। और इसी चिली देश से होकर कौन सा रेखा जाता है? इसी चिली देश से होकर कौन सा रेखा जा रहा है? मकर रेखा जा रहा है। यानी दक्षिण अमेरिका का एक जो है देश है चिली, जो विश्व का सबसे लंबा देश है। अब चिली के पश्चात जाएगा आपको कहां? यह अर्जेंटीना जाएगा। चिली के पश्चात जो है मकर रेखा अर्जेंटीना जाएगा। और अर्जेंटीना की बात कीजिएगा तो अर्जेंटीना के बाद पश्चात जो है यह रेखा जो है अर्जेंटीना के चिली अर्जेंटीना, उसके बाद पराग्वे जाएगा। चिली अर्जेंटीना के पश्चात पराग्वे जाएगा और पराग्वे के पश्चात कहां जाएगा? ब्राजील जाएगा। पराग्वे के पश्चात कहां जाएगा? ब्राजील, जो दक्षिणी अमेरिका महादेश का सबसे बड़ा देश है। ब्राजील के पश्चात बात कीजिएगा तो अफ्रीका महादेश के नमीबिया जाएगा। अफ्रीका महादेश के कहां जाएगा? नमीबिया। उसके पश्चात बोत्सवाना जाएगा। बोत्सवाना के पश्चात मोजाम्बिक जाएगा। बोत्सवाना के पश्चात कहां जाएगा? मोजाम्बिक जाएगा। मोजाम्बिक की बात कीजिएगा तो मोजाम्बिक के पश्चात जो है यह बोत्सवाना के पश्चात जो है दक्षिण अफ्रीका जाएगा। वह दक्षिण अफ्रीका के पश्चात मोजाम्बिक जाएगा। और मोजाम्बिक के पश्चात बात कीजिएगा तो मेडागास्कर जाएगा। ये वही मेडागास्कर है जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। ऐसे ये सब भी क्या है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब मेडागास्कर के पश्चात कहां जाएगा जी? ऑस्ट्रेलिया जाएगा। कहां जाएगा? ऑस्ट्रेलिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर बात कीजिएगा तो इन सब देश से होकर क्या जा रहा है? इन सब देश से होकर क्या जा रहा है? मकर रेखा जा रहा है। अब मकर रेखा के बारे में आप लोग बता सकते हैं कि मकर रेखा कितने महादेश से होकर जा रहा है? तो एक हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका महादेश, दूसरा की बात कीजिएगा तो अफ्रीका महादेश, और तीसरा ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया महादेश हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 3 महादेश से होकर क्या जा रहा है? कौन सा रेखा? मकर रेखा जा रहा है। और मकर रेखा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मकर रेखा को कौन सा नदी 2 बार काटता है और कौन सा नदी 3 बार काटता है? तीनों रेखा के बारे में बताएं, तीनों रेखा के बारे में बताएं आप लोग को। थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको भी। तीनों रेखा के बारे में आप लोग को बताए हुए हैं। ये खींचे हैं विषुवत रेखा, फिर ऊपर खींचेगा मकर रेखा, फिर नीचे ऊपर खींचेगा कर्क रेखा और नीचे खींचेगा तो क्या हो जाएगा? मकर रेखा। ये 3 रेखा को हम लोग समझ चुके हैं। और इस बात कीजिएगा तो विषुवत रेखा को कौन सा नदी काटता था? विषुवत रेखा को कौन सा नदी काटता था? तो विषुवत रेखा को काटता था कांगो या जायरे। कांगो या जायरे, कांगो या जायरे काटता था। फिर मकर रेखा को कौन सा नदी काटता था? माही नदी। कौन सा नदी काटता था? माही नदी। कर्क रेखा को कौन सा नदी काटता था? माही नदी काटता था। फिर बात कीजिएगा कर्क रेखा को माही नदी काटता था, फिर नीचे आ गया तो मकर रेखा हो गया। और मकर रेखा को कौन सा नदी? इसमें 2 नदी हो जाता है। एक बात कीजिएगा तो लिम्पोपो नदी हो जाता है। लिम्पोपो ये लिम्पोपो नदी की बात कीजिएगा तो ये मकर रेखा को 2 बार काटेगा। मकर रेखा को कितने बार काटेगा? 2 बार काटेगा। और एक और नदी है बारमेजो नदी। बारमेजो नदी, ये बारमेजो नदी की बात कीजिएगा तो बारमेजो नदी जो होता है यह मकर रेखा को कितने बार काटता है? 3 बार काटता है। मकर रेखा को कितने बार काटता है? 3 बार। यानी कुल मिलाकर इस प्रकार से काटेगा आपको कौन सा? कांगो या जायरे। फिर माही की बात कीजिएगा तो इस प्रकार से काटेगा। लिम्पोपो भी बात कीजिएगा तो इस प्रकार से 2-2 जगह दोनों काट रहा है, सब 2-2 जगह काट रहा है। यानी सभी नदी की बात कीजिएगा तो किसी न किसी रेखा को 2 बार काटता है। लेकिन बारमेजो की बात कीजिएगा तो बारमेजो एक ऐसा नदी है जो मकर रेखा को कितने बार काटता है? 3 बार काटता है। इस प्रकार से काटता है, इस प्रकार से 1, 2 और 3, कुल इस प्रकार से काटता है मकर रेखा को 3 बार। कौन सा नदी? बारमेजो नदी। तो मकर रेखा भी आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। मकर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा को हम लोग अच्छा से समझे हैं। अब जो है इससे आगे देखते हैं। तो एक बात और देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा ऐसा देश है जिनसे होकर विषुवत रेखा भी जाता है
और मकर रेखा भी जाता है। कौन सा ऐसा देश है जिनसे होकर विषुवत रेखा जाता है और मकर रेखा जाता है? तो आप लोग को दिख रहा होगा, आप लोग को इसमें दिख रहा होगा कौन सा देश है जिससे होकर कौन जा रहा है? विषुवत रेखा जा रहा है। और कौन सा रेखा जा रहा है? मकर रेखा। तो कौन सा देश है? ब्राजील। ब्राजील की बात कीजिएगा तो ब्राजील एक ऐसा देश है जिससे होकर विषुवत रेखा भी जा रहा है और मकर रेखा भी जा रहा है। अब क्वेश्चन दूसरा ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा महादेश है जिनसे होकर तीनों रेखा जा रहा है? तीनों रेखा यानी कुल मिलाकर बात कीजिएगा तो कौन सा रेखा? ये हो गया आपका कर्क रेखा भी जा रहा है, फिर बात कीजिएगा तो विषुवत रेखा भी जा रहा है, और अगला की बात कीजिएगा तो अगला कौन सा रेखा जा रहा है? मकर रेखा भी जा रहा है। यानी कुल मिलाकर ये कौन सा महादेश है? ये कौन सा महादेश है? अफ्रीका महादेश है, जिससे होकर क्या हो रहा है? तीनों रेखा गुजर रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। और भारत की बात कीजिएगा तो भारत से होकर एकमात्र कर्क रेखा जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इससे आगे की बात कीजिएगा तो इससे आगे जो है अगला क्लास अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। और यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।